सर ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ है और वहाँ पे जो आपके आर्टिकल्स कुछ आपने लिखे हुए हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इवन न्यूज मीडिया में भी चल रहा था कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मीडिया था या जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी वहाँ पे शायद हम उतना पर्पजफुली कम्युनिकेट नहीं कर पाए। इस लड़ाई को देख रहे थे, ऐसी लगा कि हमारी जो कहानी है वो बाहर नहीं पहुंच रही, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है ना। यस। तो आप सबके व्यूज पढ़ सकते हैं। इंडिया के डोमेस्टिक टेलीविजन चैनल्स क्या कह रहे थे, बीबीसी क्या कह रही थी, CNN क्या कह रही थी, चाइना क्या बोल रही थी, रशिया, टर्की क्या बोल रही थी, पूरे के पूरे आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। तब जब मैंने देखा कि पाकिस्तान की जो झूठ नैरेटिव है वो पूरा का पूरा वेस्ट वही बोल रहा है, इसलिए जब ये खत्म हुआ, ये सीजफायर हुआ 12 तारीख को, तो तब मैंने बोला कि यार इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ कि हमारी कहानी क्यों नहीं बाहर जा रही, और इसलिए मैंने ये दोनों आर्टिकल्स लिखे। वो कश्मीर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली स्टोरी क्या थी कि वो हमारे ऊपर उन्होंने एक टेररिस्ट का अटैक करा, हमारे 26 हिंदुओं को मारा, चुन चुन के मारा, धर्म पूछ करके मारा, धर्म पूछा ये नहीं कि, और सब के सब उनके परिवार के सामने हेडशॉट पे मारा। और ये कहानी बाहर नहीं गई। आप किसी से पूछो, कहते हैं हाँ भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई करते रहता। सो इस बार का जो रिस्पांस था सर, वो पिछले 2 रिस्पॉन्सेस से थोड़ा हैवी था और एक बड़ा लेसन गया भी है पाकिस्तान को। ऑल्दो सीज फायर हुआ लेकिन तब तक हमने काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया था। तो उस रिस्पांस के बारे में आप क्या बोलेंगे? आर यू हैप्पी विद दैट रिस्पांस? सर्वेश, हैप्पीनेस की बात नहीं है। हमने रिस्पॉन्ड करा था टेररिज्म अटैक के ऊपर। वो रिस्पॉन्स था, लड़ाई नहीं शुरू करी हमने। It is not a war. It was a response to a terrorist attack that we knew कि पाकिस्तान ने इनिशिएट करा है। उस बेसिस पे हमने रिस्पॉन्ड करा। हमने ये नहीं सोचा कि हम एक लड़ाई या जंग शुरू करना चाहते हैं। मोदी जी ने पहले भी बोला है, दिस इज नॉट द एज फॉर वॉर्स, बट यस रिस्पॉन्ड करना हमारा नीड। 26 हमारे लोग आप लोगों ने मारा, उतने ही क्या पाकिस्तान हैज टू लर्न अ लेसन। पर मैं क्रिस्टियन फेयर, एक अमेरिकन राइटर है, शी इज द प्रोफेसर ऑफ साउथ एशियन प्रोफेसर एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी इन द US। उसने क्या बोला इसके बारे में? कहती है कि जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान आर्मी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा ये कहानी चलती रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या मीडिया ब्रीफिंग हो रहे थे 8th से, जो मॉर्निंग से जो पहला हुआ, कर्नल व्योमिका सिंह एंड बहुत अच्छा ही प्लान था कि 2 लेडी ऑफिसर्स को लाओ, वो बताएंगे पूरी कहानी। पर इससे हमको 10 गुना और करना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान के साथ आप कभी भी पीस में नहीं रह सकते, सिमिलरली चाइना के साथ भी आप पीस में नहीं रह सकते। और वो भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर 2025 में नहीं तो 2035 में हो सकता है, 2040 में हो सकता है, पर होगा जरूर, क्योंकि वो भी अपना एडवांटेज सीख कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी बोलना चाहता है कि हम एशिया में सबसे बड़े पावर हैं। और इसलिए चाइना सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, क्योंकि वो चाहती है कि पाकिस्तान हमको नीचे ले आए, कंटिन्यूस बैटल के साथ हमारी एबिलिटी नीचे, हमारा ध्यान उधर रहे और वो उधर डेवलप और वो ग्रो करते रहे। लेकिन सर कोविड के बाद, क्योंकि आपसे मिलना था, बात करना था, तो मैं गोरखा राइफल्स के बारे में पढ़ रहा था, तो कोविड-19 जब आया 2020 के अराउंड से नेपाली का रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में बंद हो गया या स्टॉप है अभी के लिए फॉर द टाइम भी। सो उसका किस तरीके से आप इम्पैक्ट देखते हैं गोरखा रेजिमेंट पे, और आगे क्या फ्यूचर है? मतलब आप किस तरीके से सजेस्ट करते हैं, क्या उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, कितना ज़रूरी है? मेरे को तो डाउट नहीं है कि हमको रिक्रूटमेंट करना चाहिए नेपालीज का, कोई डाउट नहीं है। और हमारे कॉमन एनिमीज हैं। नेपाल को अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान इनका दोस्त नहीं है। नहीं, वो तो है कि अगर आप पड़ोसी है तो उसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यू हैव टू डील विद इट। जैसे आप यूरोप देखिए ना, बॉर्डर्स आर सीमलेस। कोई दूसरा देश दूसरे देश के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, वो रशिया है एंड रेस्ट ऑफ यूरोप है। यस। हमारे में तो यही प्रॉब्लम है, हमको फेंस करना है, वी हैव टू पुट फोर्सेस टू फेंस दैट प्लेस, वेदर इट इज बांग्लादेश, वेदर इट इज पाकिस्तान, वेदर इट इज चाइना। नेपाल एक ऐसा है जिसके साथ बिल्कुल, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स छोटे देश हैं। अभी बांग्लादेश भी हमको थ्रेटन करता रहता है। जिसको हमने फ्रीडम दी, जिसको हमने डेवलप करा, वही हमको थ्रेटन कर रहा है। तो हम
उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ populations are not getting along with each other, और ये होता रहेगा. We have to protect ourselves. नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में. आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं जनरल शौकीन चौहान सर जी. जनरल शौकीन चौहान को राष्ट्रपति द्वारा 5 सेना पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें से कि सर्वोत्तम सेना मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उसके बाद अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है. जनरल शौकीन चौहान ने 1976 में एनडीए से स्टार्ट किया था और पहली पोस्टिंग गोरखा रेजिमेंट में और फिर रिटायरमेंट के टाइम वो डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स थे. रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर ही गृह मंत्रालय से उन्हें वापस बुलाया जाता है उनके एक्सपीरियंस और उनकी सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए, और उन्हें वॉर सीज फायर मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है फॉर नागालैंड एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो आइए मिलते हैं जनरल शौकीन चौहान सर से. नमस्ते सर. नमस्कार सर्वेश, धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है. मैं वही आते टाइम अपने कलीग से भी बता रहा था कि लगभग 2 महीने का टाइम लगा सर का टाइम लेने के लिए. तो ये बहुत ही विशेष दिन है और हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे सर, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद. धन्यवाद कि आपने मेरे को बुलाया. मेरे को आजकल ये 3-4 महीने से काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है. यस सर. बट मेरे को अच्छा लगा कि आपने वेट करा मेरे लिए, और धन्यवाद. नहीं सर, हम सब आप जैसे लोगों की वजह से सुरक्षित हैं और सब वो एक जो बोलते हैं कि आपकी सेवा को अगर लोगों तक पहुंचाया जाए, आपके एक्सपीरियंसेस को पहुंचाया जाए, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है. सो सर, इससे पहले कि हम जाएं जो करंट टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर का और उस पर बातचीत करें, एक बार अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा पर्सनल जो आपकी लाइफ रही है, ऑल्दो सबको पता है आप गोरखा रेजिमेंट में ही आपका जन्म हुआ और वहीं पे पले बढ़े और फिर गोरखा रेजिमेंट से आपके करियर का स्टार्ट हुआ, बट अगर फिर अपने बारे में आप थोड़ा सा अपने से बताएं. अपने बारे में बात करना मुश्किल रहता है. yes, आपने बोला है कि मैं पैदा हुआ गोरखा रेजिमेंट में, 11 गोरखा राइफल्स में. मेरे पिताजी कर्नल दीनानाथ से और उन्होंने वो गोरखा राइफल्स में थे. तो मैं 11 गोरखा राइफल्स के जो रेजिमेंटल सेंटर था देहरादून में, तब आजकल वो लखनऊ में है, उधर मैं पैदा हुआ था. मेरे साथ ही करीब के भाई जैसे जनरल बिपिन रावत, जो वाइल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो मेरे साथ के ही थे. 1 साल मेरे से बड़े थे, सीनियर थे, पर हमने साथ ही पढ़ाई करी, साथ ही एनडीए ज्वाइन करा और साथ ही सर्विस में काम करा. ओके. तो पिछले 38-39 साल में जो मेरी सर्विस की नौकरी थी, सब जगह नौकरी करी है. सिक्किम में, सियाचिन ग्लेशियर में, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में, और बहुत इंटरेस्टिंग नौकरी रही है. यस सर. और दिलचस्प नौकरी रही है और काफ़ी चीज़ों में मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला. जैसे मैं नेपाल में भारत का रक्षा सहचारी था, वो भी एक बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए कि नेपाल जाना, नेपाल को देखना. जब नेपाल में माओइस्ट का रेवोल्यूशन चल रहा था और जन आंदोलन चल रहा था, तब मैं उधर भारत का रक्षा सहचारी था. तो एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस मिला है मेरे को इस सर्विस में, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. बट आपने ये भी बोला है कि जैसे आपने मेरे को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला कि मेरा जो लास्ट पोस्टिंग था वो डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स था. और उधर बड़ी दिलचस्प टाइम पे मैं डायरेक्टर जनरल था.
दलाई लामा को हम अपने हेडक्वार्टर्स में लाए। दलाई लामा क्योंकि दलाई लामा जी को हमारे ही असम राइफल्स ने उनको भारत में गाइड करा था। ओके 1959 में। ओके तो उनका बहुत प्यार है हमारे फोर्स के साथ। ओके और उसके बाद में जैसे आपने बताया कि ये जो इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद 3 महीने में होम मिनिस्ट्री मेरे को कांटेक्ट करा। बिपिन रावत जी ने एक्चुअली पहले कांटेक्ट करा कि मैं चाहता हूँ कि आप नागालैंड जाइए फिर से, और ये चेयरमैन सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप जो हमने बनाया है, नागा जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको हम सीज फायर में लाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये सीज फायर ग्रुप को के हेड बने और उनको ये युद्ध विराम में आप साइन कराए, सीज फायर साइन करा। और वो भी बहुत दिलचस्प मौका था एक्चुअली, वेरी इंटरेस्टिंग मौका, क्योंकि नागा ग्रुप्स यही ग्रुप्स थे जो मैं उनके साथ पिछले 40 साल से लड़ाई कर रहा था। ओके और मैं नहीं, मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, वो भी असम राइफल में थे 1960, 61, 62 में। तो तब भी यही ग्रुप्स के साथ वो लड़ाई कर रहे थे। असम राइफल्स के वो कंपनी कमांडर थे, विंग कमांडर बोलते थे तब। तो एक जनरेशनल मौका था। तो उसमें चांस मिला। NSCN-IM के चेयरमैन हैं, वो जो जनरल सेक्रेटरी जो बोलते हैं मुइवा जी, उनसे बातचीत का चांस मिला। फिर आतेम उनका पुराना CNC, एंथनी उनका प्रेजेंट आर्मी कमांडर, जो उनकी सेल्फ स्टाइल्ड आर्मी चल रही है, सब इनके लीडर्स से बात करना और फाइनली उनको साइन कराना एक बड़ा, मैं सोचता हूँ, एक हिस्टोरिकल इवेंट था। इसके अलावा NSCN खपलांग ग्रुप जो सीज फायर तोड़ के चला गया था बर्मा, उनको वापस लाए। उनसे उनके जनरल सेल्फ स्टाइल जनरल खांगो से बात करने के बाद उनसे भी साइन कराया मैंने सीज फायर। और NSCN खितोवी, NSCN रिफॉर्मेशन, ये सब ग्रुप्स को एक साथ ला के सबसे साइन कराया था ये सीज फायर। और मेरे गर्व की बात है कि जितना भी अभी मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ है, नागालैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके और जितने नागा ग्रुप्स हैं, किसी ने भी कभी वापस लड़ाई में नहीं गए। तो सीज फायर स्टिल होल्डिंग, और मेरे को बहुत खुशी लगती है ये देख के कि जो मैं कर सका बहुत महत्वपूर्ण था और हिस्टोरिक था। यस यस। सो सर, इससे पहले कि हम और जाएं डिटेल में और ये सारी चीज़ों पे बात करें, आप आर्मी में जो करियर था, एक पैदा तो हुए आप रेजिमेंट में हुए, फादर ऑलरेडी थे, ये कब आया कि नहीं आपको भी आर्मी में जाना था? ये एक घर के माहौल को देख करके आया जो था, या खुद से कहीं से कुछ एक किकिंग मोमेंट था कि नहीं मुझे भी आर्मी में जाना है? तो वो कब था, कैसे था? एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। ओके, सो यू आर थर्ड जनरेशन? थर्ड डायरेक्ट जनरेशन। और मेरे ग्रैंडफादर 41 डोगरास में थे, क्योंकि हम हिमाचल के हैं। तो डोगरास में थे, और वो पहली महायुद्ध में 1914, 1918 की जो महायुद्ध थी उसमें वो वॉर हीरो थे। ओके। उनको तब 1915 में सिपाही का इक्विवेलेंट का गैलेंट्री अवार्ड मिला था, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो लेटर विक्टोरिया क्रॉस, जो सिपाहियों को कभी विक्टोरिया क्रॉस नहीं देते थे, पर उन्होंने इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जीता था। और वो फौज में थे 1923 तक। मेरे पिताजी का एक्चुअली जन्म उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ। बट एक सॉर्ट ऑफ गोल्डन लाइन था कि आपने फौज में ही जाना है, आपने फौज की नौकरी करनी है, देश की नौकरी करनी है। तो पहले से ही कभी ये और कुछ सोचा नहीं एक्चुअली सर्वेश कि और कुछ करे। और मेरे सबसे महत्वपूर्ण दोस्त तो बिपिन रावत थे,
जो हम साथ साथ रहते थे, साथ साथ एक ही जगह थे। उनके पिताजी भी एक आर्मी में थे, लेटर लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। पर हम दोनों मेजर्स के बच्चे थे, साथ साथ खेलते थे। तो यही बात करते थे कि एनडीए जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कभी और एक्चुअली इतना विचार नहीं करा, ज्यादा सोचना नहीं। हाँ, और स्पेशली 1962 के वॉर में मेरे पिताजी आर्मी में थे। फिर 1965 का वॉर हुआ, फिर 1971 का वॉर हुआ, मेरे पिताजी बांग्लादेश में थे। और यही कंटिन्यूस एक्चुअली सिस्टम था कि एनडीए में जाना है, एनडीए के लिए, एनडीए का एग्जाम पास करना है, एनडीए के लिए फिट रहना है। ये अपने इनग्रेन था एक्चुअली। और उन टाइम में जब हम बच्चे थे 1963, 64, 65, ये माहौल था देश का, क्योंकि हमारा नेशन भी यंग था। बहुत यंग था और हमारे ऊपर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कुछ इसी तरीके के साथ हमने कभी और कुछ सोचा नहीं सर्विस। मैं स्कूल में भी मेरे को बोलते थे आप क्या बनेंगे, मैं तब से ही बोलता था कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी जाऊंगा। और मेरे को अच्छा लगा जब मैं फर्स्ट चांस में पास करा, फर्स्ट चांस में सब कुछ करा। और बिपिन रावत जी मेरे से 1 साल पहले थे एनडीए में, तो वो पहले एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मीट मी इन एनडीए। जब एनडीए में आप, हाँ, कि अच्छा आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तो सही, तो ये है, इट इज ओल्ड, क्या बोलते हैं, कनेक्ट मेरे को बहुत। और फिर वही रेजिमेंट में मैं गया, 11 गुरखा राइफल्स। क्योंकि आपकी दोस्ती काफ़ी लंबी रही और उस पर बात भी आपने किया। जैसे हम कॉर्पोरेट वाले लोग हैं या बाकी लोग हैं तो दुनियादारी की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जब 2 आर्मी वाले जो कि बचपन के दोस्त हैं एनडीए जाते हैं, एनडीए से सेम रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट में भी जाते हैं और काफ़ी लंबी दोस्ती चली, तो वहाँ पे किस तरीके की बातें होती है, अगर वो थोड़ा सा बताए, क्योंकि वो लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होता होगा। बिपिन और मैं तो भाई जैसे थे ना। तो हमारे साथ हमने कोर्सेज भी साथ करे, नेशनल डिफेंस कॉलेज भी साथ करा, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज भी साथ करा। हमारे बच्चे भी, मेरा बेटा उनकी 2 बेटियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। तो हमारा तो घर की बात थी एक्चुअली। वो हम साथ ही रहते थे, कभी ये सोचते नहीं थे कि हम डिफरेंट हैं, यू नो। और मेरे को बहुत खुशी हुई जब वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, जब आर्मी चीफ बने। और जब भी मैं दिल्ली जाता था विपिन के पास ही रहता था। अच्छा। और तो कुछ ऐसे ही है कहानी तो। अब तो बहुत चीज़ों के बारे में बात करते थे, सब कुछ, बट स्पेशली फौज कि हम कैसे इम्प्रूव करें। नहीं, मेरा वही था कि आप लोगों का मोस्टली वही रहता होगा, कहाँ पे क्या सिचुएशन और चल रहा है, कैसे इम्प्रूव करें। किस तरीके से के साथ जो हमारे माइंड में था कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, बिपिन और मैं यही सोचते थे कि इनको कैसे ठीक करना। आपने बताया कि नहीं, आप नेपाल भी गए हुए थे जब वहाँ के मार्विस्ट आंदोलन चल रहे थे, और उसके बाद आपने पीएचडी भी किया हुआ है नेपाल रिलेशंस पे, और आपकी जो पहली बुक आई है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वो भी नेपाल पे है, और जो अगली बुक आने वाली है ब्रिजिंग कल्चर्स। तो अगर ये दोनों बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर्वेश, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं गोरखा रेजिमेंट में पैदा हुआ था। तो मेरी जो पहली लैंग्वेज थी वो नेपाली थी। क्योंकि मैं जवानों के साथ बात करता था, उनके साथ रहता था। और मेरे 1958 में जन्म हुआ, तो यही जवान थे जो एक्चुअली हमारा रेजिमेंट की जो हिस्ट्री है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये 11 GR है। 11 GR हमारे को रेज करा था इंडिपेंडेंस के बाद। पर जो जवान थे वो 7th and 10th गोरखा राइफल्स के थे, जो ब्रिटेन लेके गए थी ब्रिटेन में। पर ये जवान थे जो ब्रिटेन के साथ नहीं गए थे। उन्होंने बोला था कि हम नहीं नौकरी करना चाहते ब्रिटेन के साथ में, हम इंडिया में रहना चाहते हैं। उनकी इतनी लगन थी भारत के लिए कि ये जवान ब्रिटेन के साथ नहीं गए। तो ऑल दीज सोल्जर्स, जितने भी जवान थे, उन्होंने सब बर्मा कैंपेन में लड़ाई करा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करा था।
और इनका जो लॉयल्टी, इनकी जो तजुर्बा, एक्सपीरियंस इतना था, इट वाज अमेजिंग। इनका जो मोटिवेशन इतना था कि वही हमारी जो बोलते हैं ना बेड रॉक हमारे रेजिमेंट का वही था। फैबुलस सोल्जर्स। और उन्होंने अब मेरे को उनकी बोली पहले सिखाई। तो मैं एक्चुअली नेपाली पहले से ही बहुत बात करता था। ओके। रेजिमेंट में जब हम गए तो, और हमारा रेजिमेंट यंग था, और आजकल तो फाइनेस्ट इंडियन आर्मी का रेजिमेंट 11 GRE है। बिपिन रावत बने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी अनिल चौहान साहब जो बने हैं वो भी हमारे रेजिमेंट के हैं, वो भी हमारे यूनिट के हैं, वो भी 11 GR के हैं। तो 11 GR ने अभी तीसरा 4 स्टार रैंक ऑफिसर प्रोड्यूस करा है। पहले जनरल बिभूर थे, फिर बिपिन रावत हुए, फिर जनरल अनिल चौहान रहे। और हमारा रेजिमेंट छोटा सा रेजिमेंट है, पर बहुत मोटिवेटेड है। हमारे जवान ईस्टर्न नेपाल से आते हैं, राय और लिम्बू। ओके। तो हम अपनी छुट्टी में क्या करते थे सर्वेश, हम अपनी छुट्टी में नेपाल जाते थे। लोग दिल्ली जाते थे या कहीं और जाते थे। बिपिन रावत, मैं, हम सब पहले नेपाल जाते थे। ओके। 1 महीना उधर काटते थे अपने जवानों के घर में। उनसे बात करना, उनसे सीखना, उनकी लाइफ देखना, उनका कल्चर देखना। तो एक नॉर्मल, ये क्या बोलते हैं कि ये प्यार था हमारा गोरखास के साथ। ओके। कि नेपाल और हिंदुस्तान एक साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर सिमिलर है, हमारे ट्रेडिशन सिमिलर है। और हम दोनों को दोनों सपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है हमारे में, बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं नेपाल गया एज अ डिफेंस अटैचे या रक्षा सहकारी, it was a continuation of that love that I had for Nepal and my Gorkha soldiers. Okay. और है बहुत अच्छे सोल्जर, बहुत ही वंडरफुल सोल्जर्स हैं, बहुत प्यार देते हैं वो। Yes. So सर अगले टॉपिक पे जाते हैं, ऑपरेशन। आप जानते हैं हमारे रेजिमेंट के परमवीर चक्रा भी, मनोज पांडे भी हमारे रेजिमेंट के हैं। ओके। और हम अशोक चक्रा, पुनीत नाथ दत्त, वो भी हमारे रेजिमेंट के हैं। पुनीत नाथ दत्त के पिताजी भी हमारे रेजिमेंट में थे। ओके। तो बहुत हमारे रेजिमेंट ने बहुत एक्युलेट्स मिले हैं हमको, बहुत ब्रेव हैं। और हमारे तो इंडियन आर्मी में बोलते हैं ना, वो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, ये हमारे लड़के हैं। और दूसरा जो एक जनरल मानिक शॉ का एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई बोलता है कि उसको मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल, या तो वो गोरखा रेजिमेंट से है। बिल्कुल। उनकी बात तो जनरल फील्ड मार्शल मानिक शॉ की तो बात कुछ और ही है, पर बात तो बिल्कुल ठीक है। यस। यही है कि ऐसे जवान हैं जो पहले बोलते हैं कि हम हुक्म मानेंगे। पहले कोई ऐसा जवान नहीं होता कि मैं ये नहीं करूंगा। सर ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ है। इंडियन आर्मी ने एक काबिले तारीफ, या जितना भी बोला जाए उतना कम, एक तरीके का आघात पहुंचाया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को। और वहाँ पे जो आपके आर्टिकल्स कुछ आपने लिखे हुए हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वहाँ पे इवन न्यूज मीडिया में भी चल रहा था कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मीडिया था या जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी, वहाँ पे शायद हम उतना पर्पजफुली कम्युनिकेट नहीं कर पाए। सो उस पे जो आपके आर्टिकल्स, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसा हुआ सर्वेश कि जब हम इस लड़ाई को देख रहे थे, ऐसे लगा कि हमारी जो कहानी है वो बाहर नहीं पहुंच रही। यस। क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है ना। यस। तो आप सबके व्यूज पढ़ सकते हैं। यस। इंडिया के डोमेस्टिक टेलीविजन चैनल्स क्या कह रहे थे, बीबीसी क्या कह रही थी, CNN क्या कह रही थी, फ्रेंच न्यूज एजेंसी क्या कह रही थी, रशियन टेलीविजन क्या कह रही थी, यूरोप में लोग क्या बोल रहे थे, चाइना क्या बोल रही थी, ये टर्की क्या बोल रही थी, पूरे के पूरे आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। यस। और मेरा जो एक और बैकग्राउंड है कि मैंने हमारे जो भारत आर्मी, इंडियन आर्मी के
जो मीडिया आउटरीच है वो मैं उसमें सबसे पहले एक डायरेक्टर था, कर्नल था, उसको हमने क्रिएट करा था ये कारगिल के युद्ध के बाद। ओके। कि भारत, हमको ऐसे लगा आर्मी को कि हमारी कहानी बाहर नहीं जा रही है, तो तब हमने आर्मी लिएजन सेल क्रिएट करा था 1999 में कारगिल युद्ध के बाद। ये क्रिएट हुआ था 1999-2000 में, और मैं 2001 में एक कर्नल पोस्टिंग हुआ उधर। और तब से मैं इसमें मेरे को बहुत दिलचस्पी लगती है कि मीडिया से हमारे फौज के बारे में बोलना और बताना, और मेन चीज ये है कि सच बताना, क्योंकि किसी को सच पता ही नहीं। सही। और तब जब मैंने देखा कि पाकिस्तान की जो झूठ नैरेटिव है, वो पूरा का पूरा वेस्ट वही बोल रहा है, टर्की वो बोल रही है, चाइना वो बोल रहा है, तो इसलिए जब ये खत्म हुआ, ये सीजफायर हुआ और 12 तारीख को, तो तब मैंने बोला कि यार इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ कि हमारी कहानी क्यों नहीं बाहर जा रही। सही बात। और इसलिए मैंने ये दोनों आर्टिकल्स लिखे। जब पहला आर्टिकल लिखा, मैंने रिसर्च करा और ये देखा कि कितनी जल्दी पाकिस्तान ने अपनी कहानी बाहर निकाल दी है। 3:15 बजे सुबह 7 तारीख को हमने उनके 9 टेररिस्ट कैंप्स को हिट करा। यस। भावलपुर में, मुरीदकी में और ये सब जगह में। 3:45 पे उनके इंटर सर्विसेज पब्लिसिटी जो विंग है ISPR, उन्होंने ट्वीट करा कि हमने इनके 5 हवाई जहाज डुबा दिए हैं। और कुछ नहीं, ये नहीं कि भारत ने हमको हिट करा है या हमारे इतने लॉसेज हुए, इतने लोग मरे हैं, वो कहानी बोली नहीं। यही बोली कि हमने इनके 5 हवाई जहाज ड्रॉप कर दिए। और वो प्रिपेयर्ड थे सर्वेश, इसके साथ प्रिपेयर्ड थे कि अगर भारत हमको हिट करेगा तो हम ये कहानी बताएंगे। सेकेंडली, वो कश्मीर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली स्टोरी क्या थी कि वो हमारे ऊपर उन्होंने एक टेररिस्ट का अटैक करा, हमारे 26 हिंदुओं को मारा, चुन के मारा, धर्म पूछ करके मारा। धर्म पूछा ये नहीं कि, और सब के सब उनके परिवार के सामने हेडशॉट पे मारा, बेरहमी से मारा। और ये कहानी बाहर नहीं गई। आप किसी से पूछो, कहते हैं हाँ भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई करते रहता है। So this was the basis on which I decided that I would write this article. और जो मेरे को ये पता लगा सर्वेश कि जैसे मैंने बताया, within 30 minutes 3:45 पाकिस्तान had tweeted India has lost 5 aircraft and this was a Kashmir problem and our people have been killed। और जो images उनने निकाले वो इस बारे में नहीं थे। इमेजेस थे गाजा के, इमेजेस थे कहीं और के। वो इमेजेस को इस पे लगा के बोला कि पूरा का पूरा झूठ रिसाइकल करा। और ये झूठ जो रिसाइकल करा, तेजी से रिसाइकल, हमारा 11:30 बजे दिन के हमारी पहले ब्रीफिंग आई थी कि हमने ये करा, इन जगहों में दिखाया, और हमने कोई फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई। By then, Pakistan had already sent out photographs, dominated the media, dominated the narrative with lies। और ये मीडिया में, आप भी मीडिया में हैं, आप जानते हैं कि जो पहले कर जाता है उनका एडवांटेज रहता है। और दूसरा था कि पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो सब के सब वेस्टर्न US में, इंग्लैंड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और सब ये यूनिवर्सिटीज में, थिंक टैंक्स में एम्बेडेड है। तो स्ट्रेट अवे यही कहानी वो बता दी। उनको गलत जो झूठ था वो ही सब पूरी दुनिया में फैल गया। उसके बाद
चाइना क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना टेलीविजन पे 5-6 घंटे चला कि भारत ने युद्ध करा, भारत अग्रेसर है, भारत ने अटैक किया। ये नहीं कि टेररिस्ट अटैक के ऊपर हमने रिटेलिएट करा। टर्की ने भी यही बोला, मलेशिया ने भी यही बोला, अल जजीरा का भी, अल जजीरा ने 6-7 घंटे दिए इसके लिए। हमको आधा घंटा भी नहीं दिया। आर्मीनिया नहीं, अजरबैजान, ऑल दीज कंट्रीज स्टार्टेड मूविंग अ लाई, जो झूठ है। और हमारी कहानी कहाँ थी कि हम तो टेररिस्ट अटैक के विक्टिम थे, 26 हमारे लोग मारे गए, इसके बेसिस पे हमने रिटेलिएट करा, वो कहानी नहीं बताई। और अभी तक वेस्टर्न मीडिया में यही कहानी चलती है, क्या कि वो बोलते हैं कि हमने 5 जहाज डुबाए। तो झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ। तो इस फ्रस्ट्रेशन को देख के मैंने ये आर्टिकल्स लिखे कि हमको भी अपना जो मीडिया का अप्रोच है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और चेंज कैसे करें, हमको भी प्रिपेयर होना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास क्या है कि 10,000 या 12,000 AI बॉट्स हैं, उन्होंने खरीद रखे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बॉट्स। तो जैसे वो आप ट्वीट करते हो, वो 12,000 ट्वीट्स 12 मिलियन हो जाते हैं। और वही कहानी रहती है। अगर आप सर्च करो पहलगाम अटैक के ऊपर तो आपको 99% कश्मीर का प्रॉब्लम दिखाई जाएगा। ये कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं था। कश्मीर तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट हैड विजिटेड कश्मीर दिस ईयर। वो तो बात ही कोई नहीं कर रहा। हाँ, वहां पे तो अभी कोई इशू है बिल्कुल। कश्मीरी लोग का कोई ऐसा थॉट प्रोसेस ही नहीं है। अब कश्मीरी से पूछे, कहते साहब हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, हम तो जानते हैं कि ये डुबा देंगे। हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। कोई भारत की इकोनॉमिक स्टोरी के बारे में बात ही नहीं कर रहा था विदेश में। अब इट इज अ कनेक्टेड वर्ल्ड सर्विस। फॉर अ कनेक्टेड वर्ल्ड वी हैव टू हैव अ नैरेटिव दैट टॉक्स अबाउट आवर अचीवमेंट्स। वो अचीवमेंट्स कोई नहीं बात कर रहा। सो दिस इज व्हाट आई फील कि, और इसलिए मैंने ये आर्टिकल्स लिखे कि अभी टाइम है, अगला फिर टेररिस्ट अटैक होगा 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में होगा, और फिर यही स्टोरी होगी। तो यही टाइम है। Let us create institutions, let us do these things so that we can then be capable of dominating the narrative. जो मैं बोलता हूँ, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस भारत का होना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं, चाइना का नहीं। हमारी स्टोरी बाहर निकलनी चाहिए। और वो चीजें शायद हमने बाद में बहुत अच्छे से करी, चाहे जो बिल्कुल लेट हो गए ना, थोड़े लेट हो गए बाद में। वर्ल्ड फिर मूव्ड ऑन। अभी जैसे कल परसों हमारा वो जो एयरक्राफ्ट गिरा, कल इजराइल ने ईरान को मारा। तो अभी क्या है, आप न्यूज़ देखिए तो इजराइल और ईरान का अटैक है। आज रात ईरान, कल और आज सुबह ईरान ने तेल अवीव को मारा। वो कहानी चल रही। हमारा जो एक्सीडेंट हुआ है जहाँ 280 लोग मरे हैं, वो पूरा खत्म हो गया स्टोरी में, क्योंकि यही स्टोरी तो यही चलती है ना वर्ल्ड में। इमीडिएट नैरेटिव जो है इमीडिएट वाला। अभी जैसे इजराइल ने मारा, बट इजराइल की स्टोरी वेस्टर्न मीडिया में आ रही है कि इजराइल आर विक्टिम्स। ठीक है, विक्टिम्स है, पर उन्होंने भी रिटेलिएट करा ना टेररिज्म के ऊपर। ईरान सपोर्ट कर रही थी टेररिज्म, तो रिटेलिएट करा। हमारा जो रिटेलिएशन, वो स्टोरी क्यों नहीं आई? वो उतना स्ट्रांगली नहीं गया। दूसरा सर, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या मीडिया ब्रीफिंग हो रहे थे 8th से, जो मॉर्निंग से जो पहला हुआ, कर्नल व्योमिका सिंह एंड बहुत अच्छा ही प्लान था कि 2 लेडी ऑफिसर्स को लाओ, वो बताएंगे पूरी कहानी, पर इससे हमको 10 गुना और करना चाहिए। और उसके बाद जो इंडिया का डेलीगेशन गया
अक्रॉस द वर्ल्ड। वो अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि इट वाज एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। वी नीड टू बी बिलीव्ड। सर्वेश, आजकल के दिन में क्या है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर लोग बिलीव ना करें तो फिर क्या है, जरूरत क्या है? सही बात। आप मेरे पास आए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये जनरल साहब का एक नैरेटिव या क्रेडिबिलिटी है। जो मैं बोलता हूँ लोग सीरियसली लेते हैं। सिमिलरली हमारे देश के बारे में भी सिमिलर स्टोरी होना चाहिए। जो हम बोलते हैं, हमको हमारी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लोगों को ये बोलना चाहिए कि हाँ, अगर भारत बोल रहा है तो सच है। वो हमको बिल्ड करना है सर्वेश। ये जो सच की कहानी और बिलीवेबिलिटी की कहानी और द फैक्ट दैट इंडिया इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये कहानी बाहर नहीं जा रही। लोग क्या बोलते हैं बाहर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ाई करते ही रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का हर वक्त ये प्रॉब्लम ही है। सो इस बार का जो रिस्पॉन्स था सर, वो पिछले 2 रिस्पॉन्सेस से थोड़ा हैवी था, और एक बड़ा लेसन गया भी है पाकिस्तान को। ऑल्दो सीज फायर हुआ, लेकिन तब तक हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया था। तो उस रिस्पॉन्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? आर यू हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स? सर्वेश, हैप्पीनेस की बात नहीं है। हमने रिस्पॉन्ड करा था टेररिज्म अटैक के ऊपर। वो रिस्पॉन्स था। लड़ाई नहीं शुरू करी हमने। It is not a war. It was a response to a terrorist attack that we knew कि पाकिस्तान ने इनिशिएट करा है। उस बेसिस पे हमने रिस्पॉन्ड करा। हमने ये नहीं सोचा कि हम एक लड़ाई या जंग शुरू करना चाहते। मोदी जी ने पहले भी बोला है, दिस इज नॉट द एज फॉर वॉर्स। है ना? बट यस, रिस्पॉन्ड करना हमारा नीड। 26 हमारे लोग, आप लोगों ने मारा, उतने ही क्या पाकिस्तान हैज टू लर्न अ लेसन। पर मैं क्रिस्टियन फेयर, एक अमेरिकन राइटर है, शी इज द प्रोफेसर ऑफ साउथ एशियन प्रोफेसर एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी इन द यूएस। उसने क्या बोला इसके बारे में? कहती है कि जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान आर्मी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये कहानी चलती रहेगी। तो जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं हो सकती, ये टेढ़े ही रहेंगे। ये मेरा बिलीफ है। ये चेंज नहीं करेंगे, आप जो भी करिए। और जितने भी टाइम में हमने इनको डिफीट करा है सर्वेश, 65 में डिफीट करा, 71 में डिफीट करा, 99 में डिफीट करा, हर टाइम में उनकी आर्मी हैज क्लेम्ड विक्ट्री एंड अपग्रेडेड इटसेल्फ। अभी भी आप मुनीर खान को देखिए, वो फील्ड मार्शल बना दिया। क्या बेसिस पे? पर उनका तरीका ये है। their method of fighting war is continuing this war. तो एक चीज मैं आपको आज बता सकता हूं कि ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगी। तो आप कभी मत सोचिए दैट यू कैन हैव पीस विद देम। ये नहीं होगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल स्टेजेस कि दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड will always create a problem for us. ये you should be prepared for. Sir, वो पीस में नहीं रह सकते हैं और वो आपको रहना भी नहीं देंगे पीस में। ये जो सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए आम नागरिक, या जो मैं आपसे आते टाइम जो हमारा बात हो रहा था कि एज अ कॉमन इंडिविजुअल या कोई भी एक आम नागरिक जो भारत का था, उसको लगा कि यार हम तो अच्छी स्थिति में थे तो हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपोजिशन ने भी काफ़ी मजाक उड़ाया, बहुत सारे मीम्स निकले, इंदिरा गांधी जी से कंपेयर किया गया कि सी वॉज अ फायर एंड देन यहाँ पे जो है कि हमने सीज फायर कर दिया। सो अपोजिशन पूरा था। तो एक तो होता है कि एक कॉमन इंडिविजुअल है या आम नागरिक है, वो तो उतना उसको चीज़ें नहीं पता है, बट अपोजिशन को भी पता रहता है, बहुत सारी चीज़ें पता रहती है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती है। सो आप वहाँ पे एज अ आर्मी वेटरन, आपका इतना लंबा अनुभव है और इतने समय तक देश की सेवा की है, तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है? पहला कि क्या सीज फायर सही था,
और दूसरा क्या, ये जो अपोजिशन का कम्युनिकेशन था उसी टाइम पे जबकि सारी चीज़ें चल रही थी, और उसी पे मतलब एक तो है कि एक्सटर्नली आपको मीडिया को हैंडल करना है और सारी चीज़ें करनी है, और दूसरी की अपोजिशन वाले भी एक छोटे छोटे क्लिप्स दे रहे थे इंटरनेशनल मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को। सो उस पर आपका क्या टेक है? सर्वेश, मैं फौजी हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता बिल्कुल भी, कभी भी कोई भी टॉक में पॉलिटिकल इशू नहीं करता। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने इनिशिएट करा, ये रिटेलिएशन था पाकिस्तान टेररिज्म अटैक पे। वो रिटेलिएट करा हमने, और तब हमने पाकिस्तानियों को बताया कि ये हमारा रिटेलिएशन है इस टेररिस्ट अटैक पे। अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे तो ये इधर ख़त्म कर देंगे उसको। वो रिटेलिएट करा तो हमने फिर रिस्पॉन्ड करा, फिर रिटेलिएट करा, फिर हमने रिस्पॉन्ड करा। तो हमारे ईच पॉइंट पे एक एस्केलेटरी लैडर होता है सर्वेश, कि अच्छा तुमने ये करा तो हम ये करेंगे, तुमने ये करा तो हमने ये करेंगे। तो जब हम तीसरे स्टेप पे थे तब पाकिस्तान ने बोला कि हम पीस सीज़फायर चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। हमने जैसे बोला कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमने युद्ध शुरू करने के लिए नहीं रिटेलिएशन करा था। हमारा तो रिटेलिएशन टेररिस्ट अटैक पे था। भारत नहीं चाहता युद्ध, हम चाहते हैं सर्वेश दैट वी आर लेफ्ट अलोन टू ग्रो इकोनॉमिकली। आज हम विश्व देश में, इन द वर्ल्ड वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा टाइम नहीं है ये लड़ाई करना, वेस्ट टाइम करना। हमारा टाइम है टू ग्रो आवरसेल्व्स एंड टू बिकम अ नेशन, वर्ल्ड पावर। क्यों हम छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई करते रहे? पर हाँ, आप हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सो क्लैरिटी है हमारे में कि there should be no doubt in their mind that we will respond to a terrorist attack and we will respond with force. और वो सीज फायर के टाइम बोला भी गया था कि any act of terrorism will be considered as and that will be considered as at the time and place of our choosing we will decide how to attack you. ट्रू है। सर अब आते हैं, आपका जो करियर स्टार्ट हुआ था गोरखा रेजिमेंट से, वहाँ से फिर से आते हैं, तो वहाँ का क्या मतलब, एक तो है कि आपने बता दिया कि जितने भी एकोलेट्स या जो फर्स्ट CDS आए, बिपिन रावत सर या अभी जो अनिल चौहान सर है, वो वहाँ से आए, और बहुत सारे जो मेडल्स मिले, चाहे आपको या बहुत सारे सब कुछ हमारे जवानों को वहाँ को, तो वो क्या अलग बनाता है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। अब ये मैं तो गोरखास के बारे में बात कर सकता हूँ। यस कि भारत और नेपाल में जो संबंध है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड सर्वेश कि वी आर वन पीपल, वी आर 2 sovereign nations बट वी आर वन पीपल। वी फॉलो सिमिलर थॉट्स, सिमिलर लैंग्वेज है, हमारे रोटी बेटी का रिश्ता है और ये रहेगा। और जो जवान हैं गोरखा राइफल्स के, जो लड़के हैं, बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लॉयल्टी बहुत हाई है। इनफैक्ट मैंने उनसे एक बार बात करी कि अगर इंडिया, इनफैक्ट इस बार मेरे जवानों ने मेरे को मैसेज भेजा जो रिटायर्ड है नेपाल में, कि सर हम अभी भी तैयार हैं वापस आने के लिए। तो इतनी इनकी लॉयल्टी रहती है। वो तो बोलते हैं कि हमने नमक खाया है भारत का, हम भारत ने हमको दिया है जो हम कर सकते हैं। तो ये रिश्ता रहना चाहिए सर्वेश। लेकिन सर कोविड के बाद, क्योंकि आपसे मिलना था, बात करना था, तो मैं गोरखा राइफल्स के बारे में पढ़ रहा था, तो कोविड-19 जब आया 2020 के अराउंड से नेपाली का रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में बंद हो गया या स्टॉप है अभी के लिए फॉर द टाइम में। सो उसका किस तरीके से आप इम्पैक्ट देखते हैं गोरखा रेजिमेंट पे, और आगे क्या फ्यूचर है, मतलब आप किस तरीके से सजेस्ट करते हैं, क्या उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, कितना ज़रूरी है? मेरे को तो डाउट नहीं है कि हमको रिक्रूटमेंट करना चाहिए नेपालीज का, कोई डाउट नहीं। यस। और हमारे कॉमन एनिमीज हैं। नेपाल को अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान इनका दोस्त नहीं है, और हम साथ ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेपाल जब
इंडिपेंडेंट था सर्वेश, क्योंकि मैंने ये पूरी किताब लिखी है नेपाल के बारे में और भारत नेपाल के रिलेशंस के बारे में। नेपाल, as you know, has been a kingdom for the last 400-500 years. मैक्सिमम वॉर्स जो नेपाल ने लड़े करे हैं वो तिब्बत और चाइना के साथ हुए हैं। ओके। मैक्सिमम वॉर्स। जब तक ब्रिटेन हमको कॉलोनाइज करी, जब ब्रिटेन ने हमको कॉलोनाइज करा और ब्रिटेन के प्रोटेक्शन में नेपाल आया, ये लड़ाई तभी रुकी। 1754 में इनका एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ थापतली। उसके बाद ट्रीटी हुई, तो दे वर सबड्यूड ओनली बाय द चाइनीज इन देयर नेपाल तिब्बत वॉर्स। चाइना इंटरवीन करती थी तिब्बत के हिसाब उससे। ओके। तो चाइना इज नो फ्रेंड ऑफ देयर्स। अभी दोस्ती का हाथ लगा रखा है, बट हिस्ट्री क्लियरली सेज कि चाइना उनका कोई दोस्त नहीं है। अगर कोई दोस्त है दुनिया में वो भारत है। वी आर देयर फ्रेंड्स, इंडिया इज देयर फ्रेंड, नॉट चाइना। वो हिस्ट्री देखनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। ये आपके दोस्त नहीं है और हो नहीं सकते। और पॉलिटिकल रिलेशन सर आप कितने भी एस्टेब्लिश कर लो, तो जो आपने बोला पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है, कनेक्ट है ना, ये तो मैं तो इनके घरों में रहा हूँ, इनका खाना खाया हूँ, उनके साथ चार डेकेड्स 40 साल इनके साथ नौकरी करी। देयर आर नो फाइनर पीपल इन दिस वर्ल्ड, और वो 100% इंडिया के साथ है। और सर मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये नेपाली जो होते हैं इनको अक्रॉस द वर्ल्ड हायर किया जाता है इन नेशनल्स में, पुलिस गलत में। है, बिकॉज दे आर नॉट मर्सनरीज। इनके दिमाग में मर्सनरीज नहीं है, ये तो सोल्जर्स है। मर्सनरी वो होता है जो पैसों के लिए लड़ाई करता है। ये तो अपने हम दोनों एक साथ है ना, तो अपना देश है उनके लिए, तो वो देश के लिए लड़ाई करते हैं। इट इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। मर्सनरी मरता नहीं उस कॉज के लिए, वो पैसा जरूर लेता है और फिर निकल जाता है। इनकी तो लॉयल्टी है हमारे लिए। तो जो लोग बोलते हैं कि ये मर्सनरीज हैं, वो गलत है। वो नहीं कर सकते। मर्सनरी की जो इनर लॉयल्टी होती है वो कभी नहीं रहती, वो तो पैसे के लिए होती। ये मर्सनरीज कभी नहीं है, तो सोल्जर्स हैं। soldiers who are fighting for the nation, their own nation. और भारत और नेपाल ही एक यूनिक सिस्टम है वर्ल्ड में, that soldiers from another country can come and fight in this country and be their soldiers forever. ये समझ आनी चाहिए लोगों को। This distinction has to be made that Nepalese are not mercenaries and Gorkha soldiers are fighting for their own nation, their own belief, their own क्या बोलते हैं टेम्पल्स ऑफ देयर गॉड्स। सो ये सर कहाँ पे स्टक है जो नेपाली रिक्रूटमेंट है इंडियन आर्मी में, वो कहाँ पे स्टक है? कहाँ से वो इनिशिएटिव होना चाहिए ताकि वो स्टक ये है कि माओइस्ट का जो गवर्नमेंट है नेपाल में, वो बोलता है कि एक ट्राइपार्थाइट एग्रीमेंट करा था अपने हमारे से ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल। उसमें बोला था एवरीवन विल बी ट्रीटेड द सेम। वो है बेसिस ट्राइपार्थाइट एग्रीमेंट का। तो इंडिया कहती है कि हम भी अपने जवानों को अग्निवीर में ही रिक्रूट कर रहे हैं, तो सेम ट्रीटमेंट है आपके लिए, आप भी आ सकते हैं। पर इन्होंने बोला कि हम 4 साल के लिए नहीं भेजेंगे। अगर भेजेंगे तो 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, जैसे हम पहले भेजते थे वैसे नहीं। तो समवेयर अलोंग द लाइन वी हैव टू कम टू अ पॉइंट एंड से ओके, नेपाल की भर्ती इंडियन भारत फौज में होनी चाहिए, and we must be able to convince them that it is important that Nepalese come to India. तो ये है कहानी, इधर ही है कि वो they don't accept the Agniveer scheme, and for us Agniveer scheme is the only scheme in for recruitment in the army. एक ही स्कीम है और कोई तरीका नहीं है। तो इधर है। आई एम श्योर वी शुड बी एबल टू सॉर्ट दिस आउट। माओइस्ट गवर्नमेंट है तो उनका अपना एजेंडा चलता है, पॉलिटिकल एजेंडा। सर आप आसाम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, तो आसाम राइफल्स के बारे में भी अगर थोड़ा बताएं।
क्या खास बनाता है आसाम राइफल्स को? Assam Rifles actually is almost 190 years old. 190 साल। रेज हुआ था 1834 में। और इट इज वन फोर्स की नॉर्थ ईस्ट को अगर जोड़ा है कोई फोर्स ने, वो असम राइफल्स है। आज भी यही एक फोर्स है जो जोड़ सकता है नॉर्थ ईस्ट को। इट इज एन अमेजिंग फोर्स। इट्स अबाउट 70,000 प्लस सोल्जर्स हैं। Every insurgency in the northeast, every problem in the northeast, whether a floods हो, earthquake हो, असम राइफल्स अल्टीमेटली एक ये फोर्स है जो उनको हेल्प करता है। इसलिए हमारा जो मोटो है, इट इज फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल और फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। हमारा जो असम राइफल का मोटो है ऑलवेज बीन कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं। और हमारा जो सिंबल है वो 2.5 मूर्ति का है, जिसमें असम राइफल जवान एक नॉर्थ ईस्टर्न लेडी और उनके बच्चे को रेस्क्यू करके ला रहे हैं। तो बच्चा कंधे पे है, नॉर्थ ईस्टर्न लेडी को पकड़ के मूव कर रहे हैं। और ये हमको एक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और लोगों का ये चल रहा था, ये मास मूविंग अवे माइग्रेशन, तब असम राइफल्स ने ही उनको बहुत हेल्प करा। तो असम राइफल्स की हिस्ट्री ये है कि हम आपके लिए हर वक्त तैयार हैं आपको सहायता देने के लिए। असम राइफल्स की नेक्स्ट खूबियत ये है कि इट इज कमांडेड बाय इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इट इज दो पेड बाय होम मिनिस्ट्री, इट इज कमांडेड बाय इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स। और ये ओनली पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री है, ओल्डेस्ट एंड ओनली पैरामिलिट्री फोर्स। तीसरी खूबियत ये है कि चाइना के साथ कोई भी लड़ाई में असम राइफल्स ही इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर सकती है और कोई फोर्स नहीं कर सकती। तो लोग इधर देने पाए काफ़ी बोलते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर उनको समझना चाहिए कि 1962 की लड़ाई में 1962 से कंटिन्यूसली असम राइफल्स ने ही इंडियन आर्मी को सपोर्ट करा है। इंडियन आर्मी जरूर फर्स्ट फ्रेम में होंगे, फर्स्ट विंडो हाइड लड़ाई करने के लिए, पर उनके पीछे असम राइफल्स हो गई। तो यही मैंने बिपिन रावत जी को यही बोला था जब वो चीफ थे, जब ये कहानी चल रही थी कि असम राइफल्स को मर्ज करना चाहिए पुलिस फोर्सेस के साथ में। तो मैंने कहा अगर आप मर्ज करोगे तो आप गलती करोगे, क्योंकि यही एक फोर्स है जो आपको सपोर्ट कर रहा है और कोई फोर्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वी आर ट्रेन्ड विद आर्मी, वी हैव आर्मी इक्विपमेंट, वी हैव आर्मी ऑफिसर्स हेडिंग दिस फोर्स। तो हमारा जो इंटरैक्शन है, और आप जानते हैं लड़ाई में इट शुड बी कंटिन्यूस इंटरैक्शन। यस आपको एक ही लैंग्वेज बात करनी चाहिए, आपके इक्विपमेंट एक ही होना चाहिए, आपके रेडियो सेट्स एक ही होने चाहिए, आपकी ट्रेनिंग एक ही होनी चाहिए, तभी आप सीमलेसली लड़ाई कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रू। आप पुलिस फोर्सेस के साथ नहीं इंटरैक्ट कर सकते। आर्मी का जो तरीका है वो पुलिस फोर्सेस नहीं इंटरैक्ट कर सकते। वो माइंडसेट अलग है सर। माइंडसेट तो असम राइफल्स का माइंडसेट हिंदुस्तान की फौज का माइंडसेट है। और इसलिए, और ये हमको भी बहुत क्लियर होना चाहिए सर्वेश, कि जैसे मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान के साथ आप कभी भी पीस में नहीं रह सकते, सिमिलरली चाइना के साथ भी आप पीस में नहीं रह सकते। और वो भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर 2025 में नहीं तो 2035 में हो सकता है, 2040 में हो सकता है, 2050 में हो सकता है, पर होगा जरूर। क्योंकि वो भी अपना एडवांटेज सीख कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी बोलना चाहता है कि हम एशिया में सबसे बड़े पावर है। यस। और उसके लिए हमको इंडिया को दबाना है। और इसलिए चाइना सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, क्योंकि वो चाहती है कि पाकिस्तान हमको
नीचे ले आए, कंटिन्यूस बैटल के साथ हमारी एबिलिटी नीचे हमारा ध्यान उधर रहे और वो उधर डेवलप और वो ग्रो करते रहे। तो ये उनकी सोच विचार यही है कि भारत हमारे लिए कंपेटिटर है एशिया में, भारत को हम ग्रो नहीं करने देंगे और भारत को हम कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड रखेंगे पाकिस्तान के साथ। और हमारी तो हिस्ट्री आपको पता है सर्वेश कि वी आर इन अ प्लेस इन द वर्ल्ड दैट हैज हैड कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट। 12 सेंचुरी से हम ये कॉन्फ्लिक्ट में रहे, है ना? यस यस। क्यों? मुगल्स आए, उससे पहले मुस्लिम इन्वेडर्स आए, ये 12 सेंचुरी से ये चल रहा है कहानी। तो हमने तो वी आर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जहाँ हमने अपने देश को प्रोटेक्ट करना ही करना है। ये यूरोप जैसे नहीं होगा, बॉर्डर्स विल नेवर बी सीमलेस, नहीं होंगे, बिकॉज यू आर डीलिंग विद countries whose mindset is to grab your land, who for last 12 centuries have been grabbing your land. आज की कहानी नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ो ना, तब पता आपको लगता है कि आप कौन से देश में रह रहे हैं और किस तरीके के साथ आप कर सकते हैं। At no point in our history has there been peace. अगर अब पीस होगा तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंचुरीज की पीस होगी। उसके बाद तो जहां we have always been invaded and we have to keep fighting these invasions. नहीं, वो तो है कि अगर आप पड़ोसी है तो उसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, you have to deal with it. जैसे आप यूरोप देखिए ना, borders are seamless. कोई दूसरा देश दूसरे देश के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, नहीं करता। वो रशिया है एंड रेस्ट ऑफ यूरोप है। यस यस। हमारे में तो यही प्रॉब्लम है, हमको फेंस करना है, we have to put forces to fence that place, whether it is Bangladesh, whether it is Pakistan, whether it is China. नेपाल एक ऐसा है जिसके साथ बिल्कुल नहीं है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स छोटे देश हैं। Yes. अभी बांग्लादेश भी हमको थ्रेटन करता रहता है, जिसको हमने फ्रीडम दी, जिसको हमने डेवलप करा, वही हमको थ्रेटन कर रहा है। तो हम उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं जहाँ पॉपुलेशंस आर नॉट गेटिंग अलोंग विद ईच अदर, और ये होता रहेगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। एक तो सर एक्सटर्नल फाइट्स होते हैं जो नेबर्स हैं हमारे, उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ होता है, और ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में, सो वो दोनों में क्योंकि यहाँ पे अपने लोग ही हैं, भले उनका एक जो ओपिनियन है या माइंडसेट है वो अलग हो गया, तो ये दोनों को डील करने में क्या डिफरेंसेज है, क्या माइंडसेट है और क्या अप्रोचेज रहते हैं? क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ही सीनियर लेवल पे रहे हैं और आपने उस सिचुएशन को डील करा है, तो उसके बारे में कैसे सोचते हैं आप, या कोई आर्मी मैन कैसे सोचता है जब इंटरनली कन्फ्लिक्ट को हैंडल करना होता है? मेरा तो नॉर्थ ईस्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। yes. मेरा बहुत एक्सटेंडेड सर्विस रहा है नॉर्थ ईस्ट में, फ्रॉम अ यंग ऑफिसर टू माय लास्ट जॉब एज चेयरमैन ऑफ द सीज़फायर मॉनिटरिंग ग्रुप, और मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है इंसर्जेंट लीडर्स के साथ। वो भी क्लियर है सर्वेश कि वो भारत में रहना चाहते हैं, वो क्लियर है। उनको तीन चार चीज़ों की क्लैरिटी है कि हमको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हम और कोई देश में नहीं जाएंगे, हम भारत में रहना चाहते हैं। पर क्योंकि उस इलाका जो है, जो गोल्डन ट्रायंगल का इलाका है, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, उधर का जो माहौल है, छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, अब जैसे म्यांमार है या बर्मा है, 16 इंसर्जेंसीज चल रही है, 16 इंसर्जेंसीज म्यांमार आर्मी के साथ। वो इंसर्जेंसी हमारे पास भी स्पिल ओवर हो रही है। okay. उधर अब जैसे एक यूनान प्रोविंस है चाइना का, उधर एक छोटा सा टाउन है रूली। okay. रूली में ग्रे मार्केट है हथियार का। हथियार आर इजीली अवेलेबल विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन। वेपन्स, एमिनेशन चाइनीज बेच देती है किसी को भी। आप पैसा लाओ, खरीदो, ले जाओ। इन लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार, drugs are openly sold. Opium has grown. To find more markets, this opium has to move to different places. Many insurgent groups in Myanmar are selling opium.
To grow their market, they push it into our northeast. तो ये कहानी ऐसी है कि they are in that part of the world where this is a continuous issue. So those insurgencies spill over to India. And these small tribes जो हैं हमारे में, they get involved. और क्योंकि इनका इंटर ट्राइबल बैकग्राउंड ऐसा है, तो ये मोर इंटर ट्राइबल प्रॉब्लम्स हैं रादर देन प्रॉब्लम विद इंडिया। जो भारत के साथ प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम नहीं है अभी इंटर ट्राइबल प्रॉब्लम है। और वो ट्राइबल प्रॉब्लम क्यों ग्रो हुआ है? क्योंकि नारकोटिक्स है, गन रनिंग है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स है, एंड चाइना कीप्स गिविंग मनी। वो वहाँ पे चाहता ही नहीं है शांति हो। तो ये कहानी चलती रहती है। हमारी तरफ से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार छोटा ट्राइब है, इसके जो वरीज है, प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट, गिव देम प्लेस टू ग्रो। लैंड एक बहुत बड़ा इशू होता है सर्वेश फॉर इन अ ट्राइब्स माइंड। तो इफ दैट ट्राइब हैज बीन देयर फॉर 400-500 years, तो वो लैंड के ऊपर वो ही इज वेडेड टू द लैंड, ही इज वेडेड टू हिज कल्चर, ही इज वेडेड टू हिज लैंग्वेज। वो आप उनसे नहीं निकाल सकते। ट्रू है। बट आई हैव टॉक टू ऑल द लीडर्स देयर, क्योंकि मेरा जॉब था उनसे बात करना, उनके पास, उनके घरों में गया हूँ, उनके घरों में खाना खाया उनके साथ। उन सब तो दे आर ऑल क्लियर कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है वेयर दे आर सेफ, where economically they will grow. Because I used to ask them this question: how many more generations are you going to fight? How many more generations of education are you going to lose? No, it's true. And it is only in India where their children's children have an option to grow. Nowhere else in this neighborhood will they be able to grow. So their fight is not with us, Sarvesh. हमारे साथ लड़ाई नहीं है। सो जो आपने बोला इंटर ट्राइब फाइट्स है, बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड फाइट है। इंटर ट्राइब फाइट्स नहीं, इंटर ट्राइब हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री ऐसी है एक्रोमनी की, ट्राइबल्स की, कि दिस इशू इज देयर। और सेकेंडली इजी एक्सेस टू वेपन्स, चाइना किसी को भी देती है। जो आपने बोला कि पैसे लाओ हथियार ले जाओ। Easy access to drugs, to narcotics, huge money in this. They have to grow their market, so they push it inside. So all this is a combination. और उनके लिए पैसा भी आ रहा है और प्लस इधर दूसरा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, जो एक तरीके और से चाइना इनको हवा देती रहती है, पुश करती रहती है। तो चाइना का तो आदत है ही है, चाइना का हाथ भी है। And it by keeping हमारा नॉर्थ ईस्ट on fire all the time, China is successful. And नहीं तो all these forces which we have in the northeast would be against China. तो वो तो चाहती है कि भारत को वीक करो। तो ये एक तरीका है। तो आर्मी की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके के प्रयास किए जाते हैं यहाँ पे जो ट्राइबल्स में एक कम्युनिकेशन और समन्वय बनाने का? एंड रिजल्ट यही है कि हमको उनके पास रोड्स ले जाने हैं, हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ले जाने हैं, हमको इंडस्ट्रीज ले जाने हैं, उनको उनके जॉब्स एम्प्लॉयमेंट कराना है। ये सब जब होगा तो ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस हो जाएगा। सही है। इसके अलावा से डेवलपमेंट आना चाहिए। डेवलपमेंट आएगा तो थोड़ा सा जो ऑटोमेटिकली वो ऐड होंगे। अभी जैसे आप देखते हैं ऑल द होटल्स इन ऑल द एयरलाइंस, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टाफ, दे आर वेरी गुड एट दिस। तो जब ये होगा, एक्सेस बिकम्स मोर अवेलेबल फॉर द नॉर्थ ईस्ट, these problems will reduce. Maybe 2 to 3 generations from now, they will be much better integrated. अफस्पा जो कानून रहा है काफ़ी विवादित रहा है, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, और आप क्योंकि आप वहाँ पे ग्राउंड पे रहे हैं, सो जो आपसे इन्फॉर्मेशन आएगा मुझे लगता है उससे बेहतरीन आंसर नहीं हो सकता है। तो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्यों जायज़ है और उसके किस तरीके से फ़ायदे हैं? मैंने आपको एक बोला ना कि ट्राइब में लैंड का सबसे ज़्यादा महत्व है।
तो द इंडियन गवर्नमेंट इन 1956 या 58 जब हमने नागालैंड स्टेट क्रिएट करा 61-62 में, देन वी इनिशिएटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 A, B, C, D, E for each state, where we guaranteed tribal rights, tribal land, tribal customs and tribal laws. These are guaranteed to the tribes. Okay. कि ये आपके लैंड को कोई नहीं छू सकता, आपके लॉज आर सुप्रीम, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया बट योर ट्राइबल लॉज विल कंटिन्यू टू रिमेन, will be for you. So these are important issues, Sarvesh, for the tribes. This ashvasan that they have, that they will, their way of life will not be affected. ये main issue है. Okay. So कुछ जिलों में शायद अफस्पा हटा भी दिया गया है, जो मैं वो तो आप आफ्सपा की बात कर रहे हैं. आफ्सपा इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. वो जब आप फौज को लाते हैं कहीं, तो आर्मी के एक्शंस एंड ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज अ लीगल प्रोविजन. इट इज नथिंग टू डू विद द नॉर्थ ईस्ट. ओके. इसका इट इज अ लीगल प्रोविजन टू ब्रिंग इन द आर्मी, क्योंकि ये पुलिस फोर्सेस के साथ लड़ाई होती नहीं इनके इंसर्जेंट से, तो आपको फौज लानी है, फौज एंड असम राइफल्स. सो सर, जो अग्निवीर योजना है, जो कि आपने बोला, वो जो नेपाल रिक्रूटमेंट का है वो भी एक है, और दूसरा यहाँ पे भी सरकार का एक है कि नहीं, उससे करियर ऑप्शंस भी बढ़ेंगे, सेना में जाने का भी रास्ता खुलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी करने का मिलेगा. तो एक तो गवर्नमेंट और आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू है, यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि नहीं, हम 4 साल के लिए क्यों जाएं, और उससे मेरा करियर शायद उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मेरा करियर का टाइम है उस टाइम पे मैं अगर 4 साल का टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट लेता हूँ तो मेरा फ्यूचर उतना सिक्योर नहीं होगा. तो उस पर किस तरीके से आप या आर्मी सोचती है, अगर उसके बारे में एक आप बताएं थोड़ा सा. सर्वेश, अब प्रोविजंस तो आप जानते हैं, तो वो प्रोविजन हम कवर नहीं करेंगे, पर अभी 5 साल ही हुए. यस. एवरी न्यू इशू टेक्स टाइम. यस. पर मेरे को कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो हम गवर्नमेंट के पास वापस जाएंगे और बोलेंगे ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आप इनको चेंज करिए. तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि जैसे हम देख रहे हैं, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, बहुत इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं कि ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, और वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम गवर्नमेंट को बताते रहते हैं, और बेस्ड ऑन दैट आई एम सर्टेन कि गवर्नमेंट विल देन चेंज दीज इश्यूज. बट द मेन थिंग इज कि हम ये सब आर स्टिल बीइंग स्टडीड. इट इज टू अर्ली टू से कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है. पहले भी ऐसे होता था सर्विस, पहले भी होता था कि 7 साल कलर सर्विस और 7 साल रिजर्व. 65 से पहले होता था ये कि 7 साल. फिर क्योंकि कंटिन्यूस हमारे वॉर्स हुए, तो फिर हमने 15 साल की सर्विस करी. 15 साल के बाद पेंशन मिल जाता था. तो ये होता रहता है, ये कहानी चलती रहती है. गॉट इट. अगर देश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहे सर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो चाहे देशभक्ति हो या देश के बारे में, चाहे सेना में शामिल होने का हो या किसी भी माध्यम से देश को सेवा करने का अवसर मिले, तो क्या मैसेज होगा? मैं तो यही कहता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया, कि पिछले 12 सेंचुरी से हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ हमको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है. और हर युवा को यही सोच विचार करना चाहिए कि प्रोटेक्ट करना है तो हमको तैयार होना चाहिए. तैयारी जिस भी तरीके के साथ आपको तैयार होना चाहिए कि आपको कभी ये रेस्ट नहीं मिलेगा. अगर आपने अपने देश को प्रोटेक्ट करना है तो ये करना ही है. सही बात. तो आप ये तैयार रहिए, प्रिपेयर योरसेल्व्स, अपस्किल योरसेल्व्स. हमारा ज्योग्राफी ऐसा है कि हम पीस में नहीं रह सकते. और नेबर्स ऐसे हैं कि उनके साथ डील करना है. ज्योग्राफी ऐसी है, और आज की कहानी नहीं है, 12 सेंचुरी से. सही बात है सर. ठीक है सर,
आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, आपने इतनी सारे मुद्दों पर बातचीत किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सुरेश, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।